वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, तो जिसके अंदर जो है रेट लॉ में क्या है, जो उसका पावर फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर यदि हमारे पास है तो हम कह रहे हैं कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू क्या बनता है, सी, या सिंपली कह सकते हैं कि देयर इज ए प्रोडक्ट, देयर इज ए एनी प्रोडक्ट। अब यदि हम इसका रेट लॉ निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, के ए और यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो इट सीम्स टू बी अपीयर, ये हमें क्या लगती है, इट सीम्स टू बी अपीयर सेकेंड ऑर्डर। इसका अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इट सीम्स टू बी अपीयर सेकेंड ऑर्डर। अब देखो सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स मीन्स हमें फील हो रहा, बट ऐसा होता नहीं है। बट यदि हम इसको देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर ए जो है, जो आपका बी है, बी इज इन लार्ज अमाउंट, अगर बहुत बड़ी अमाउंट में है बी, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या है, जो ए है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आपको पता होगा 11th क्लास में पढ़ते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ए रिएक्शन जब ए कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी क्या है, रुक जाती है। ठीक है ना? तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है बीच में क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि जो रिएक्शन का जो प्रोसीडर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसी के ऊपर। यदि वो खत्म हो जाता है तो रिएक्शन आगे नहीं चलती है। तो हम कह रहे हैं कि लेट हमारे पास बी अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो ए क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो फिर ए का जो हमारे पास बी कितना ही भी ज्यादा हो तो उसका जो है हमारे पास कोई रोल नहीं बचता, कोई रोल नहीं बचता। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास बी है बहुत ज्यादा अमाउंट में है और ए क्या है, कम है, तो जब रिएक्शन प्रोसीड करती है तो ए क्या है, यूटिलाइज हो जाता है और बी क्या है, बचता है। तो जो पूरी ओवरऑल रिएक्शंस के अंदर है बी क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ठीक है नहीं, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है नहीं, तो बी क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जिस पे ऑर्डर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो ये क्या अपीयर हो जाती है, इट सीम्स टू बी फर्स्ट अपीयर। तो इट सीम्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर एक्शंस। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आर क्या आ जाएगा, के, और ए की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की पावर 0। इसका मतलब क्या है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द बी। अगर हमारे पास बी एक्सेस अमाउंट में होता है तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, दैट्स आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती है, बट दे अपीयर्स या दे एक्ट्स एज या सीम्स टू बी अपीयर्स एज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब इसके जो से एग्जाम्पल है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं है। तो पहले क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। जब आप एस्टर्स को हाइड्रोलाइज कराते हैं तो आपको पता है कि क्या बनते हैं, एल्कोहल और एसिड बनते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर। तो ये भी क्या है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, नहीं तो दोनों के अंदर क्या है, जो हमारे पास वाटर है एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो कैसे बिहेव करता है, एक्सेसिव रिएजेंट। और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है मानो एस्टर की या केन शुगर की, वो क्या बन जाती है, लिमिटिंग। क्या बन जाती है, लिमिटिंग। तो इस केस में क्या डिपेंड करता है, ये इट्स बिहेव्स लाइक ए सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, बट दे एक्ट्स एट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या आपके पास एक एस्टर है, इसको हमने हाइड्रोलाइज करा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड। तो हमें क्या मिल रहा है, एल्कोहल और क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास टी कितना था, 0 था, तो हमारे पास लेट ये कितना था, 10 मोल था, और ये कितना था हमारे पास, 0.01 मोल। तो ये कम था और ये क्या था हमारे पास, ज्यादा था। ये क्या था हमारे पास, ज्यादा था।
अब देखो यहाँ पे क्या बनेंगे, स्टार्टिंग में क्या होते हैं, 0 होते हैं, ये क्या है t इक्वल टू 0। अब कुछ टाइम बाद क्या है कि यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो जितना हमारे पास एस्टर है उतना मैक्सिमम क्या हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि दैट रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट, पूरी हो जाती है। तो कितना बन सकता है हमारे पास, एल्कोहल और एसिड हमारे पास तो 0.1 और यहाँ भी क्या आएगा 0.01, 0.01, ठीक है नहीं, और ये भी किस में आ जाएंगे, मोल में। अब देखो यहाँ पे कितना चेंज आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.99 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हमारे पास पहले था वाटर जो है अब भी क्या है ऑलमोस्ट इतना ही है। तो उसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में क्या है वाटर की प्रेजेंस जरूरी है, बट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी नहीं होती है रेट कांस्टेंट या गुलबर्ग और बागे के लॉ में, ठीक है नहीं। जो उसका रेट आएगा वो क्या आएगा के, अब इसको हम डैश बोल देते हैं और यहाँ पे क्या आएगा CH3 COO और C2H5 और यहाँ पे क्या मानेंगे पावर। तो अब ये रिएक्शन क्या बिहेव कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रही है। इसका मतलब दिस रिएक्शन मस्ट बी, सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए थी, बट किसकी बिहेव कर रही है, फर्स्ट की, इसलिए कहते हैं इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है नहीं। अब देखो इसी को जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं या थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो है इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है, हमारे पास एक चार्ट दे रखा है, ग्राफ दे रखा है कि टाइम सेकंड में है और ये क्या है मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन है, और ये क्या है टाइम बराबर 0 पर कितना था 0.85, ये कंसंट्रेशन है इसकी स्टार्टिंग की। तो क्या बन जाएगी इसका C0 मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इसके बाद 30 सेकंड बाद, फिर 60 सेकंड बाद, और ये क्या है 90 सेकंड में इतना है। अब ये हमसे कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कि प्रूव दैट इट फॉलो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, मिथाइल एसीटेट का। तो हमारे पास क्या बनेगा एसिटिक एसिड और मिथेनॉल, ठीक है ना। तो यदि हम क्या निकालें इसका रेट, तो रेट यदि हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होना चाहिए के डैश और CH3 COO और CH3 COO CH3, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है इसको फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है K इक्वल टू 2.303 और यहाँ पे क्या देंगे T और यहाँ पे क्या आएगा लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं C0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा C, वो कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में थी, और ये क्या है आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि K कितना होता है 2.303 अपॉन T लॉग। अब क्या C0 है मतलब कंसंट्रेशन है, तो इसको हम सिर्फ इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि क्या डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन को डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट होता तो यहाँ पे लगाते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, बट ये क्या है खुद ही क्या है कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। अब देखो जब हम K निकालेंगे तो K क्या हो जाएगा इसका K डैश इंटू H2O, और H2O की जो कंसंट्रेशन है ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको याद रखनी की फिक्स होती है, जो उसकी वैल्यू है। अगर हम निकालते हैं कि हमारे पास पानी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है तो हमारे पास 1 लीटर में कितने वाटर्स के मोल्स हैं, तो उस कंडीशन में जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कितने लेंगे आप 55.5 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो उसका मतलब क्या है कि इट इज द कंसंट्रेशन, ठीक है नहीं, किसकी है वाटर की, और ये क्या रहती है रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप K, तो K क्या हो जाएगा हमारे पास K डैश इंटू वाटर। तो पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ से K डैश निकालते हैं, क्या निकालेंगे K डैश। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करें स्टार्टिंग में ठीक कितना 0, एक हम नया ग्राफ बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कुछ टाइम बाद कितना आता है, तो ये क्या हो जाएगा T और ये क्या हो जाएगा C कंसंट्रेशन है, और यहाँ से क्या निकालेंगे आप रेट, तो रेट कितना आ रहा है। तो जब हमारे पास 0 है, कितना है 0, तो ये कितना है 0.85, तो रेट क्या आएगा इसका 0, रेट क्या आएगा 0। अब यदि हम टाइम क्या लेते हैं अगला वाला 30 लेते हैं, तो यहां से आप क्या निकालेंगे K, तो K क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T कितना लेंगे 30 और लॉग। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा C0 विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो वो क्या रहेगा हर केस में 0.85 और ये क्या हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन एट टाइम T, एट टाइम T, ठीक है नी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग मेथड, तो वहां से क्या आएगा हमारे पास पहला K। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपके पास पहला रेट है, ये क्या है पहला रेट।
तो देखो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास, ये वाली चीज जो आएगी क्या आएगी हमारे पास, के अपॉन कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में। तो जब आप निकालेंगे पहली बार तो ये कितना आ रहा है 0, और जब निकाला आपने 30 पर, कितना निकाला 30 पर, तो ये कितना था 0.800, और ये कितना है 4 है, कितना है 4 है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास लगभग 2.004 और 10 की पावर -3, ठीक है ना। फिर सेव निकालेंगे आप 60 पर, किस पे निकालेंगे 60 पर, तो आर नॉट, अब हम सी कितना लेंगे यहाँ पे इतना, तो 0.75। फिर निकालेंगे वैल्यू सेम, देखो यहाँ पे कितना आएगा, सी नॉट कितना आएगा 0.85, और यहाँ पे कितना आएगा 0.75, और यहाँ पे टी कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा 60। तो यहाँ भी क्या है वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे तो लगभग क्या आएगी, ऑलमोस्ट सेम सी आएगी 10 की पावर -3, ठीक है नहीं। फिर आप 90 का निकाल सकते हैं, तो 90 पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.709, ठीक है नहीं। और यहाँ भी क्या लेट मानो 0.024 10 की पावर -3। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या आ रही है, ऑलमोस्ट सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वाटर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीज कांस्टेंट आती है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो है सीधो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो के डैश और इनटू वाटर है वो क्या है, इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है, के, तो के क्या हो जाएगा, के डैश इनटू वाटर। और देखो के डैश हम क्या कह सकते हैं कि इन जो सारी वैल्यू है सबका एवरेज, तो 2.04 0.2, तो लगभग कितना आ जाएगा 2.002 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.00, ठीक है। और देखो ये हमारे पास क्या है, के है, ये क्या है के, तो के डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, के डैश हो जाएगा के अपॉन वाटर की कंसंट्रेशन। तो कितना आ रहा है 2.002 मान लो 10 की पावर -3, और अपॉन वाटर में कितना आएगा 55.5। ये आपको फिक्स लेना है हमेशा। तो इससे क्या निकाल पाएंगे आप, इसका रेट कांस्टेंट के डैश, क्या निकाल पाएंगे इसका रेट कांस्टेंट के। अब देखो इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, बिटवीन 30 एंड 60 या 60 एंड 30 के बीच का निकालना होता है। तो उस कंडीशन हम क्या निकालेंगे, एवरेज। अब एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद है कि यदि हम निकालेंगे रेट एवरेज तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अब हम कह रहे हैं कि मानो 60 और 30 के बीच का है, 60 और 30 के बीच का है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.75 माइनस 0.8004, और नीचे क्या आएगा 60 माइनस 30। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, पहले से ही क्या होता है, माइनस में है, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये क्या डिपेंड करेगा हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है सीधे फर्स्ट ऑर्डर का तो इसी तरह निकालते हैं, और ये क्या डिपेंड करेगा आपके पास, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मानो क्या था आपके पास 30 90 के बीच का, तो 30 का और 90 के बीच का क्या करते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, सिंपल है। तो ये क्या पढ़ा आज हमने इस लेक्चर में, हमने क्या कवर करा है कि सीरो फर्स्ट ऑर्डर, तो वो रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर जैसी नहीं होती हैं बट दे बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको उसमें खास पहचान क्या होती है, जो हमारे पास दूसरा जो रिएक्टेंट्स है वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, या हमारे पास क्या है, ठीक है ना, केन शुगर का इन्वर्जन। तो जहां भी आपको दो एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या डिपेंड कर सकता है कि इट मे बी सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हम ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने पर भी हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो उसका मतलब क्या है कि इट इज सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक एंड शेयर करें, और घर पे रहें।